आपको हैंडराइटिंग समझ में आ जाएगा। बिना भाई तो बता रहा अच्छा लगता बस यही चीज क्या है चलता है प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे। प्रिपरेशन में पहला हाइड्रोजनेशन किया होगा, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का पूरा सीरीज हुआ, उस रिएक्शन वुमेन प्रेग्नेंट पूरे हाउस भी हो गए। पूरे हाउस हो गया। नेक्स्ट बाई डिकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट बाई डिकार्बोक्सिलेशन। कहाँ खोए हो? उड़ो वहाँ से, तुम इधर आओ, ये जगह खाली है। कुछ ही नहीं है। By decarboxylation, देखो decarboxylation means इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2। ऊपर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, sodium salt of carboxylic acid on heating with
soda lime on heating with soda lime, SODA, soda lime, to give alkane by decarboxylation, to give alkane by decarboxylation। देखो यहाँ पर रियल में रिएक्शन होना क्या है, ये एसिड होता है और इससे CO2 निकालना है। इस CO2 को निकालोगे तो RH बनेगा। ये काम तो यही करना है, लेकिन ये CO2 अपने आप नहीं निकल सकता, या फिर नॉर्मल हीटिंग से ये CO2 बाहर नहीं आएगा। काम तो यही करना है, बट ये नॉर्मल हीटिंग से बाहर नहीं आएगा। इसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है, कैटलिस्ट की जरूरत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, CH3 CH2CuNe, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, ऐसे हीट करते हैं CaONaH। इस मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। इसके साथ हीट करते हैं तो आपको मिलेगा CH3 प्लस Na2CO3। Na2CO3 मीन्स CO2 जो रिलीज हुआ है NaOH में ट्रैप हो गया और Na2CO3 बना। कई बार हम रिएक्शंस को इस तरह से लिख लेते हैं CH3 CH2CO Na प्लस NaOH। CO के साथ हीट करेंगे, यहां से ये पोर्शन बाहर आएगा, दैट वन गिव CH3 प्लस Na2CO3। तो अल्टीमेटली आप देखोगे हो क्या रहा है, ये CONa हट जा रहा है और NaOH का हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहा है, तो CONa का एक कार्बन बाहर जा रहा है। तो डायरेक्टली अगर आपको प्रोडक्ट का भी लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है CONa और आपने सोडा लाइम यूज किया, NaOH CO के साथ हीट किया, तो ये बाहर आ जाएगा और इसकी जगह जस्ट हाइड्रोजन आ जाता है। कोई भी इस तरह का एग्जांपल है PHCONa, या फिर इसको ऐसे लिखें, मान लो ये बेंजीन है, सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर H लिख के नहीं, और Na2CO3 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंटेंशनली पूछता है तो अलग बात है, फिर आप कभी किसी ने पूछा ही नहीं, न उसको जैसे आपको क्वेश्चंस मिले। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ साथ Na2CO3 रिमूव होता है। हो गया। तो इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, CONa हटा के हाइड्रोजन लगा दें, बस हो गया। Next, by reduction of oxygen containing compound,
Most of the oxygen containing compound most of the oxygen containing compound on heating with HI plus ऐसे लिखेंगे on heating with HI plus red phosphorus on heating with HI plus red phosphorus to give alkene रेड फास्फोरस को कई बार P4 लिखा जाता है कहीं कहीं। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कंपाउंड, इसमें पैटर्न ये है, ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और उसकी जगह जितने भी बॉन्ड फ्री होते हैं हाइड्रोजन लगा दो। जैसे पहला है CH3 CH2 OH, इसे हीट करेंगे HI रेड P के साथ, इसको हटा के हाइड्रोजन लगा दो, क्या बनेगा CH3 CH3 और HI जो है वो I2 में चला जाता है, ठीक है, और I2 P4 के साथ हीट करके PI3 में चला जाता है, किनारे हमारे काम करेंगे। दूसरा CH3 CO CH3, इसे रिड्यूस करो HI प्लस रेड P या फिर HI प्लस P4, दोनों एक ही बात है, हीट करो। आप क्या करो, ऑक्सीजन हटा दो और जो जगह खाली हो रही वहां हाइड्रोजन लगा दो, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ऑक्सीजन को काट देना है, ऑक्सीजन को काट के निकाल देना है, ठीक है, ध्यान रखना, रिमूव कर देना है। जैसे CH3 COOH है और इसे हमने HI प्लस रेड फास्फोरस से, देखो बहुत कुछ हटेगा, इधर से हटेगा, इधर से हटेगा, तीन जगह खाली हो रही है, CH3 बनेगा। अब बना सकते हो तो जरा बताओ इसका क्या बनेगा, COH HI प्लस रेड P के साथ हीट किया एंड CH3 COO CH2 CH3 और इसको भी HI प्लस रेड P के साथ हीट किया एंड CH3 CH2O CH2 CH3, इसे भी HI प्लस रेड P के साथ हीट किया, देखो क्या बनता है। CH3 CH2, हाँ CH3
बन गया। इसमें क्या बनेगा? CH3 CH2। इसमें क्या बनेगा? देखो बेटा, यहां से तो काटना पड़ेगा, यहां से भी काटना पड़ेगा, यहां से भी काटना पड़ेगा। इसमें तो 3 कटेगा, CH3 CH3, ये CH3 CH2 CH2, एक लगा तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या बनेगा? 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक हुआ CH3 CH3 और दूसरा हुआ CH3 CH2। समझ आया कि नहीं? ऑक्सीजन को काट के निकाल दो। रिडक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, एक काम तो होता है। चलो बताओ इसमें क्या बनेगा? इधर से काटा इधर से काटा, तो फिर 2 कार्बन का एल्केन। जब भी रिडक्शन की बात होगी, अब इस पर डिपेंड करता है तो पूरा रिडक्शन कर रहा है, नहीं तो कहीं पार्शियल होता है तो थोड़ा सा होता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी, पीछे तुम्हें समझ में आया है? नेक्स्ट देखिए, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आप लोग थोड़ा सा असाइनमेंट पे ऑनेस्टली, अब मुझे थोड़ा सा आप लोगों का वर्कबुक जो है सॉल्व कराना है, वो लिख के रखना पड़ेगा। किस दिन बोला है, कोई बताता नहीं, ना कोई पूछता है, न ऐसे ही पेंडिंग रह जाता है। जिस दिन पूछो तो वर्कबुक ही नहीं है। वर्कबुक कर लिया है जीओसी का? कितने बच्चों ने किया? ऐसे पढ़ोगे जी। अच्छा, फिजिक्स में क्या करते हो? अच्छा, तो वर्कबुक से बनाते पूरा वर्कबुक हो जाता है? नहीं तो वहां पर लेवल 1 लेवल 2 मीन्स पूरा हो जाता डिस्कशन। फिजिक्स में तो टाइम मिल जाता है क्योंकि हम तो पढ़ाते ही रह जाते हैं। क्लास में होता है, क्लास में भी होता है। लेवल 1 क्या तो 2 मिनट हुआ। हाँ है ना, बाबू को कराते हैं ना, 2 मिनट में हो जाता है। नहीं वो तो ठीक है, बाहर आप पूछिए तो कहीं भी पूछ सकते हो, तो ठीक है। और मैथ्स में थोड़ा सा मुझे सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज मीन्स एटलीस्ट लेवल 1 मीन्स आर्काइव तो पूरा कर डालो। इतना तो सबको करना ही चाहिए असाइनमेंट के साथ साथ। असाइनमेंट तो कॉन्सेप्ट के लिए है, असाइनमेंट से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो रियल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसका भी तो एक्सपोजर आपको होना चाहिए ना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो आपको प्रीवियस मीन्स आर्काइव, एडवांस आर्काइव और वर्कबुक से मिलेगा। नेक्स्ट लिखो, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन को भी आप अल्केन में रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो तरीका यही है, यहाँ भी HI की यूज कर सकते हैं। दूसरा, दो और इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जिन्हें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मेंस में कम से कम, अभी तक मेंस का पेपर उठा के पूरा देख लो, मुझे लगता है कम से कम 15 बार तो पूछा ही गया, कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस मिल जाएगा। एडवांस में भी 7-8 बार पूछा गया। ये जो रिएक्शन है, फिलहाल ये रिएक्शन यहाँ का नहीं है, अल्डिहाइड कीटोन का है, बट क्योंकि इसके थ्रू अल्केन बन रहा है इसलिए यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। ये है आपका, अगर CO के साथ H लगाया तो अल्डिहाइड, CO के साथ R लगाया तो कीटोन।
अब हम यहाँ पर पहला यूज करते हैं HI प्लस रेड बी, तो जो CO है वो किस में चला जाता है, CS2 में। दूसरा रिएजेंट यूज किया जाता है जिंक HgHCl या कंसंट्रेटेड HCl, इसे कहते हैं अमलगेटेड जिंक। जिंक अमलगम है, अमलगेटेड जिंक विद कंसंट्रेटेड HCl या सिंपली HCl, दैट वन गिव, प्रोडक्ट तो सब एक ही है, इसे बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। दिस वन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। एंड नेक्स्ट है, दो स्टेप में होता है, NH2 या फिर इसी को लिखा जाता है N2H4। कंपाउंड का नाम है हाइड्राजीन। और दूसरा होता है KOH C2H5OH हीट। इसकी जगह होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस और इसकी जगह होना चाहिए अल्कोहल। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, Sb मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। हीट करेंगे तो यहां भी CH2 ही मिलेगा। इसे कहते हैं उल्फ-किस्नर रिडक्शन। उल्फ-किस्नर रिडक्शन नेम याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे नेम ही पूछ ले। रिएक्शन लिखा होगा, प्रोडक्ट भी लिखा होगा, रिएक्शन का नेम क्या है, तो उल्फ रिएक्शन हो सकता है, फ्रैंकलैंड हो सकता है, उल्फ-किस्नर हो सकता है, क्लेमेंसन हो सकता है, अल्डोल हो सकता है, कैनिजारो हो सकता है। बहुत सारे नेम इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जनरल HgHCl अमलगेट कुछ नहीं थी, अमलगम है, वो कोई स्पेशल नेम नहीं है। मरकरी में किसी भी मेटल को डिसॉल्व करते तो अमलगम बनता है, जनरल टर्म यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, ये कंपाउंड है CO और इसे ट्रीट किया जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl के साथ, या फिर ये कंपाउंड है CHO और इसे ट्रीट किया NH2 के साथ, दूसरा C2H5ONA, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और अल्कोहल की जगह यूज कर लिया CH2OH, OH लगा तो अल्कोहल हुआ। C2H5ONA ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जरूरी नहीं KOH ही होगा, NOH भी होगा, बहुत से स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो CO ग्रुप है वो CH2 में चला जाएगा। प्रोडक्ट बना लो दोनों को।
हो गया? नहीं। तो पहले में क्या बनेगा? पहले केस में हो जाएगा दिस वन, दूसरे केस में क्या हो जाएगा? ये तो रहेगा और जो CHO ये किस में चला जाएगा? क्या आपको रिएजेंट को पहचानना है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट को लिखना है। नेक्स्ट देखो, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। पहले तो ये कार्बाइड क्या है इसे देख लो। देखिए Cl माइनस को कहते हैं क्लोराइड, O डबल माइनस को कहते हैं ऑक्साइड, N ट्रिपल माइनस को कहते हैं नाइट्राइड, C माइनस 4 को कहते हैं कार्बाइड। तो एनायन में आइड लगाते हैं, केटायन में EM लगाते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनियम। अब देखो यहां पर रिएक्शन लिखना हो, इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना H प्लस चाहिए? 1। इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना H प्लस चाहिए? 2। इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना H प्लस चाहिए? 3H प्लस, और ये बन जाएगा NH3। इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना H प्लस चाहिए? 4। क्या बन जाएगा? CH4। अब ये 4H प्लस मिलेंगे कैसे? वाटर में कितना H प्लस होता है? 2 होता है। अरे एक H प्लस होता है, एक OH माइनस होता है। तो वाटर के साथ अगर हम कार्बाइड का रिएक्शन कराएं तो 4H प्लस देने के लिए आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज करना होगा। ये बनेगा CH4 प्लस 4OH माइनस, CH4 प्लस 4OH माइनस। ठीक है, हो गया। तो अब कार्बाइड में 2 कार्बाइड हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। एक कार्बाइड होता है एल्युमिनियम का, दूसरा होता है बेरिलियम का। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और कार्बाइड की 4। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? और बेरिलियम का क्या बनेगा? ठीक है, पहले को कहेंगे एल्युमिनियम कार्बाइड, दूसरे को कहेंगे बेरिलियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करा दो और बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो। अब आप देखो यहां पर कितना वाटर लिखे? कितना लिखे? 3 लिखे। तो उसके बाद कितना लिखना चाहिए?
सोच लो और सही से बताओ कितना लिखना चाहिए। कितना लिखा होना चाहिए। पीछे लिखा है कुछ, उसको देखो और सोचो क्या होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जोर से बोलो। 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जोर से बोलो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। कुछ बच्चों को समझ में आया। अरे एक कार्बन के लिए 4 वाटर चाहिए तो 3 कार्बन नहीं है। C3 मीन्स 3 कार्बाइड आयन है। कितने चाहिए, 12। एक कार्बाइड आयन से एक CH4 बनता है, 3 कार्बाइड आयन से 3 CH4 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ 4 लिख दो, हो गया बैलेंस। अच्छा जरा बताओ इसमें कितना होना चाहिए, इसमें तो 4 और कितना CH4 बनेगा, 1 and 2 BeOH whole twice हो गया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। प्रोपेन क्यों बने, C-4 है ना, 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 CH4 बन जाएगा। नहीं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखिए वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल हम लोग कलेक्टिवली एक साथ कभी आगे डिस्कस कर लेंगे। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पता ही नहीं, वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है। पक्का नहीं बताया तो फिर तो ले लो, अच्छा हुआ नहीं तो आगे बताते, कभी ना कभी तो बताते ही। मान लो यहाँ छूट जाता, फिर आप एल्कीन में भी आता कोल इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैं बोलता ऐसे से हो जाएगा, आप कहोगे कैसे होगा, फिर बोलते आपको पढ़ाई नहीं गया तो पूरा पढ़ाते। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और मेथड है, बाई कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। बाई कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपने फैराडे लॉ पढ़ रखा है वही है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। कैसे करेंगे तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देखिए aqueous solution of sodium salt of
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम salt of carboxylic acid on electrolysis give alkene at a node. This electrolysis is known as Kolbe electrolysis. This electrolysis is known as Kolbe electrolysis. देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन में कोई सीक्वेंस नहीं होता, पहले इसको पढ़े या इसमें दूसरे की जरूरत है, इसी में किसी की जरूरत, सब इंडिपेंडेंट है। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। इसके 2 मोल्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इससे हमें मिलेगा CH3 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। ये हुआ, ये आएगा एनोड पर और ये बनेगा कैथोड पर। पहला एनोड, दूसरा कैथोड। अब ये होगा कैसे, तो ऐसे देख लेते हैं, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, CO2 गुड लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप के बारे में बताया है, लिविंग ग्रुप की कहानी कभी नहीं सुनाई, जानना चाहिए, कहानी सुनना। देखो लिविंग ग्रुप की हमें अक्सर जरूरत पड़ती रहती है। लिविंग ग्रुप मीन्स किसी सिस्टम का वो पार्ट है, वहां से लिव कर रहा है। सिस्टम को छोड़ के कोई भी पोर्शन, मॉलिक्यूलर पार्ट तभी बाहर जाएगा जब वो सिस्टम से बाहर जाने के बाद स्टेबल हो। जितना स्टेबल होता है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, चाहे H2O हो, CO2 हो, N2 हो, ये सभी गुड लिविंग ग्रुप होते हैं और इन्हें कभी भी रिमूव होने का कहीं चांस मिलता है तो इस सिस्टम से बहुत ही आसानी से डिटैच हो जाते हैं। 4 टाइप के लिविंग ग्रुप है। थोड़ा सा इनका मैं अभी आइडिया दे देता हूँ, वैसे इनकी जरूरत आपको आगे पड़ती रहेगी। पहला होता है, लिविंग ग्रुप की बात हो रही है। फर्स्ट वन इज एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। इसमें 2 आते हैं, एक तो N2 गैस है, दूसरा है CF3SO3-। दूसरा होता है गुड लिविंग ग्रुप। इसमें आएगा H2O, C2H5OH, CO2, Cl-, Br-, I-। तीसरा होता है बैड लिविंग ग्रुप। इसमें आएगा Cn-, OH-, F-। फोर्थ वेरी बैड लिविंग ग्रुप। इसमें आएगा H-, CH3-। देखो इन लिविंग ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। एक्चुअली लिविंग ग्रुप कहीं अटैच है, जब वो वहां से हटेगा तो उसकी जगह दूसरा ग्रुप अटैच होगा। लिविंग ग्रुप जब भी रिएक्शन लिखते हैं ना, कुछ इस तरह से होता है, समथिंग RL, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है तो कार्बन का बॉन्ड तो पहले से पूरा है, ये लिविंग ग्रुप यहां से हटेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। मींस लिविंग कार्बन के 4 बॉन्ड है, वो तो बॉन्ड पहले से है, तो कौन सा ग्रुप वहां से हटेगा जिसकी जगह दूसरा ग्रुप आएगा। तो एक ग्रुप जाएगा, उसकी जगह दूसरा ग्रुप आएगा।
सिचुएशन तो यही है। जब तक कोई ग्रुप नहीं आता तब तक लिविंग ग्रुप सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। लिविंग ग्रुप को अगर ऑप्शन दिखता है कि नहीं यहाँ कोई ऑर्गेनाइज हो सकता है, तभी वो अपनी स्पेस अपनी पोजीशन से हटेगा। इसको आप एक ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू समझ लो, जैसे आपको लिविंग ग्रुप का जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो आपको परमानेंटली याद है और याद भी हो जाएगा। 4 कैटेगरी है, एक बहुत ही अच्छा, दूसरा जैसे एक्सीलेंट कहा, फिर अच्छा है, तीसरा बैड है, तीसरा बहुत ही बेकार है। एक आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप मेट्रो में बैठे हैं और ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। मेट्रो में यहाँ पर ऐसे तो बस में बैठे नहीं, दिल्ली मेट्रो में बैठिए। तो अब यहाँ तो आया नहीं, यहाँ आएगा, यहाँ का एग्जाम्पल बन जाएगा, आने वाला ही है। तो डोर ओपन होता है और डोर से एक हैंडीकैप इन कर रहा है, मीन्स जिसे स्पेशली सीट चाहिए, ठीक है। अब जो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जब वो हटेगा तभी वहां अटैच हो सकता है, वो पोजीशन उसको खाली करनी होगी। तो जो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, जैसे वो देखेगा कि वो डोर से इन कर रहा है, वो उसके लिए सीट खाली कर देगा और वहां आके बैठ जाएगा। मीन्स जिसको हम कहेंगे एक्सीलेंट, उसने उसे देखा कि वो आ रहा है, जगह खाली कर दिया। दूसरा गुड लिविंग ग्रुप, इसका कैरेक्टर ये रिएक्शन में ऐसे देखने को मिलेगा। एक है कि देख लिया न्यूक्लियोफाइल आ रहा, पहले से भागना शुरू। दूसरा गुड लिविंग ग्रुप, वो कैसे होगा, वो देखेगा डोर से इन किया, ठीक है, यहाँ ना कहीं और तो नहीं जा रहा है। जब उसके पास पहुंच जाएगा तब वो उसके लिए स्पेस खाली करके चला जाएगा कि नहीं वो यहीं बैठने वाला है, तो इसको स्पेस दे दिया जाए, वो होगा गुड लिविंग ग्रुप। तीसरा बैड लिविंग ग्रुप, वो देखेगा वो वहां पर आया, इन किया, उसके पास खड़ा हो गया, 4 लोग बोल रहे हैं, एक जगह दे दो, जगह दे दो, नहीं सुनाई दिया, फिर पिटाई भी हो गई थोड़ी सी, देनी चाहिए, वो जगह दे देगा। और मीन्स जब तक उसे प्रेशराइज नहीं करेंगे, फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उसे अनस्टेबल सिचुएशन, उसे पेन नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं हटेगा। दैट इज बैड लिविंग। और एक है बैड लिविंग। इसमें क्या होगा, ठीक है, ठीक है, आके वो इन किया, पास आ गया, जितने भी लोग थे वहां पर सबने उसकी पिटाई की, तब भी वो नहीं गया, ये तो जाएगा ही नहीं। इस कैटेगरी में ये है, इनको अपनी इनकी पोजीशन से हटाने वाला कोई है ही नहीं, इनको हटा सके, ये हटेंगे नहीं। हाँ, ये आ रहे हैं तो दूसरों को हटा के बैठेंगे, लेकिन इनको कोई नहीं हटा सकता। ये बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है। और न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे हैं, तभी तो आगे जुड़ेंगे। ये किसी को भी हटा के बैठ सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी है। यहाँ पर जो एग्जांपल आपको मिलेगा वो CO2 का मिलेगा। CO2 गुड लिविंग ग्रुप है, मीन्स जैसी सिचुएशन आएगी वो भाग जाएगा, जरूरत पड़ने पर वो लीव कर जाएगा। Cl- जरूरत पड़ने पर बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा। वो तो तीसरी कैटेगरी में है, वो बोलने से भी नहीं जाएंगे, बिना एनर्जी दिए, बिना आप स्ट्रेन जनरेट किए वो नहीं भागेंगे। जब सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रेन आएगा, तभी वो भागेगा, और चौथा तो भागेगा ही। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं लिविंग ग्रुप के मिलते रहेंगे, चारों कैटेगरी मिलेगी। तो मैकेनिज्म बताते हैं, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रोड के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2 इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, एनोड। कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन। इतना एक्सपोजर आप सभी को पहले ही हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ चुके हो गया ना इलेक्ट्रो। तो कंडक्टर होता होगा कुछ, तो हो गया ना। तो CH3 CuNA, पहले ये आयनाइज होगा, CH3 CuNA, CO- and Na+। एनोड, एनोड पर पॉजिटिव साइन होता है और यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर कौन कौन से आयन आएंगे,
एनोड पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर CH3CO- एंड H2O, और इनमें डिस्चार्ज कौन होगा? जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज्यादा, CH3CO-। ये यहाँ ऑक्सीडेशन होना है तो रिएक्शन होगा कुछ CH3CO-। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज था, एक बाहर कर दिया तो न्यूट्रल हो गया, और ये बन जाएगा CH3CO। अब इसके पास 5 बचेंगे, मीन्स अनपेयर्ड हो गया। इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल। किसमें चला गया? ये फ्री रेडिकल में चला गया। अभी ये फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। तो जैसे देखा ये तो और अनस्टेबल हो गया, CO2 भाग गएगा। ये अनस्टेबल होगा तो CO2 को भी कष्ट होगा। तो जैसे देखा कि मॉलिक्यूल में पेन बढ़ रहा है, वो यहां से भाग गया। सब में यही होता है, सब जगह, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। इतना रियल नहीं होना था। हाँ, भागेगा कौन? जिसके पास ऑप्शन होगा, क्योंकि ये बाहर जाके स्टेबल है, यहाँ पर अनकंफर्ट जोन में है और बाहर जाके स्टेबल है, इसलिए जा रहा है। बाहर जाने के बाद जो जितना स्टेबल होगा उसके लीव करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। सब कुछ स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। बाहर जाके वो अनस्टेबल हो जाए तो क्यों जाएगा? तो ये एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ऐसे, इसका एक्चुअली होमोलाइसिस हुआ था, रेडिकल है, होमोलाइसिस हुआ। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक करो तो CH3 रेडिकल, और यहाँ एक रेडिकल, यहाँ एक पहले से था, इनके बीच बन गया बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3 रेडिकल एंड, ठीक है। और ये CH3 रेडिकल, अब तो ये अनस्टेबल है, क्या करेगा? दूसरे CH3 रेडिकल से टकराएगा और दोनों जुड़ जाएंगे। एनोड पर 2 चीजें मिली, CH3 एंड CO2। कितने बच्चों को समझ में आ गया? एनोड पर। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होगा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, यहां पर रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन में 2 ऑप्शन, H2O और Na+। आपने पढ़ा होगा Na+ तो कभी डिस्चार्ज ही नहीं होता। Na+ केवल एक ही कंडीशन में डिस्चार्ज होता है, और वो मोल्टेन, कोई और ना हो तभी, अदरवाइज ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता। यहाँ पर डिस्चार्ज होने के लिए अवेलेबल क्या है? वाटर। वाटर का रिडक्शन कर दो तो वाटर का रिड्यूस होता है। क्या रिड्यूस होगा? वाटर में रिड्यूस होने के लिए ये आपका +1 है, ये -2, तो ऑक्सीजन तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता, पहले से -2 है, उससे नीचे कहा जाएगा? हाइड्रोजन रिड्यूस होता है। ये रिड्यूस होकर किस में जाता है? H2 में, और ये बन जाता है 2OH-। H2 बना और 2OH-, और यहां पर ये हुआ +2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन। H2 है, और ये OH- जो है वो Na+ से कंबाइन होकर किस में चला जाता है? NaOH में। यहाँ पर NaOH एंड H2 बनता है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 बनता है, और एनोड पर अल्केन एंड CO2 बनता है। देखिए ये तो ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है। अब इसका कंक्लूजन, जो मेन पॉइंट है, जो आपको आना चाहिए, इतना मैकेनिज्म लिखने के बाद जो रिजल्ट बन रहा है वो कुछ इस तरह से है। CH3CO- की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है? इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से CO2 निकलता है और इसकी जगह CH3 रेडिकल बनता है, बस, और सब लिखने की जरूरत नहीं है। और ये CH3 रेडिकल दूसरे CH3 से कंबाइंड होकर CH3 तो ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन या CONA जो है, चाहे आप CH3CO- कीजिए चाहे CONA, ये बाहर निकलेगा और उसकी जगह
रेडिकल बनेगा और दो रेडिकल कंबाइन होकर अल्केन फॉर्म करेंगे, दो रेडिकल कंबाइन होकर अल्केन बनेंगे। और ये जो रिएक्शन है इससे अल्केन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है और अल्काइन भी बन सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकता है, बाईसाइक्लो भी बन सकता है, साइक्लिक बन सकता है, बाईसाइक्लो बन सकता है, अल्केन बन सकता है, अल्कीन बन सकता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सब बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये कंपाउंड है CH2CONA, इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, क्या बनेगा? सीधी सी बात है, यहां पर क्या बना लो, CH3 रेडिकल और फिर दो रेडिकल को दूसरे रेडिकल से टकराएगा और ब्यूटेन बन जाएगा। CH3 CH2, ठीक है। अब जरा इसका प्रोडक्ट बना के बताओ। CONA इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, हो गया। देखो इसमें क्या होगा, ये बन गया, इसमें क्या होगा, हो गया। तो अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पर।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, अल्केन ये आपके होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अल्केन क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो किस टाइप का होता है? उसको बोलते हैं डिस्पर्सन और लंदन फोर्स होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूलर वेट पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्सन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या फिर नंबर ऑफ कार्बन। अल्केन की बात है, कार्बन जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ जी, डिस्पर्सन का नाम सुना है? कितने बच्चों ने? कुछ लोगों ने नहीं सुना है। जब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया गया था तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताया गया था। दो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ तो डिस्पर्सन बोलते हैं, पोलर हुआ तो डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल का एक स्पेशल कैटेगरी है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अब आते हैं अल्केन के फिजिकल स्टेट पर। अल्केन के फिजिकल स्टेट पर देखिए, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और वो गैसियस फेज होगा। थोड़ा ज्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, लिक्विड होगा। बहुत ज्यादा है, ज्यादा पास पास आ जाएंगे और सॉलिड। तो अल्केन में है तो डिस्पर्सन, डिस्पर्सन तो बहुत ही वीक होता है। तो कार्बन बढ़ने के साथ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ डिस्पर्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो फिर जो इनिशियल के मॉलिक्यूल होंगे वो सॉलिड होंगे, वो आपके गैसियस होंगे, फिर लिक्विड होंगे, फिर सॉलिड होंगे। तो अगर यहां हम देखें कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 दैट इज CH4 से C4H10 तक गैसेस होते हैं और C5 to C17 लिक्विड होते हैं एंड थर्ड C18 टू ऑनवर्ड क्या होता है? सॉलिड होता है। अल्केन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, पता है? अल्केन का यूज कहीं सुना है? कहां पर? नहीं बताया गया कभी? हमने नहीं बताया कभी? अल्केन के हर फॉर्म का यूज होता है। जो लोअर अल्केन है C1 से C4, इसमें C4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेन, जिससे LPG बनता है, कुकिंग गैस LPG। फिर आ जाइए 5 to 7 तक ये केरोसिन होता है, 8 to 10 तक पेट्रोल होता है, उसके बाद डीजल होता है। ये केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये एक ही कैटेगरी है, बस डिफरेंस है मॉलिक्यूलर वेट का। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप केरोसिन, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, और आगे बढ़ गए तो फिर आपको ग्रीस मिलेगी। ग्रीस है या ऑयल जो होता है, ये आप 17-18 जो है लुब्रिकेंट्स हो गए, बेसिकली लुब्रिकेशन के यूज करते हैं। और अगर आप 18 के आगे चले गए तो फिर कॉस्मेटिक में बहुत यूज होता है। सॉलिड फॉर्म ग्रीस होता है जिससे
लुब्रिकेशन मिलता है कार को, और उसमें से ब्लैक कलर हटा दिया जाए तो वो व्हाइट हो जाता है, जिसे हम वैसलीन कहते हैं। और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, सब अल्केन है। तो अल्केन एनर्जी सोर्स के साथ साथ, तो इसका मीनिंग है कि जो बच्चे वैसलीन यूज करते हैं वो सब ग्रीस लगाते हैं। सबको ग्रीस लगा के प्रॉब्लम क्या है? उसमें डिफरेंस तो केवल कलर का है, कंपाउंड तो वही है। मीन्स अल्केन बहुत ही अच्छा। ये जो लुब्रिकेशन है ये क्यों होता है? उसका रीजन भी डिस्पर्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए मॉलिक्यूल स्लाइड कर जाते हैं। तो मीन्स सॉलिड स्टेट में भी आप मॉलिक्यूल को इधर उधर मूव करा सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्पर्सन होने से वीक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फिजिकल स्टेट के बाद आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट, बातें नहीं करो जी, ध्यान से सुनो। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। अभी किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट या फिर नंबर ऑफ कार्बन पर। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। दूसरा, फॉर आइसोमेरिक अल्केन, इस केस में मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा या फिर नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट होगा। तो इस केस में फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा? यहां पर जो डिस्पर्सन है, फोर्स क्या है? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये क्या होता है? ये होता है डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन किस पे डिपेंड करता है? साइज पर। साइज जिसकी ज्यादा होगी उसमें, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, साइज जिसकी ज्यादा होगी, जब वो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनके बीच कोलिजन होगा, डिस्पर्सन जनरेट होगा और उतना अच्छा डाइपोल बनता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं। साइज और साइज और ब्रांचिंग में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। एक्चुअली ब्रांच बढ़ने से मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाता है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम होता है। इसलिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा, और स्फेरिकल होने से वॉल्यूम मींस स्फेरिकल बनने से साइज घटेगी और डिस्पर्सन घटेगा। यहां से आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से सरफेस एरिया घटेगा और रिजल्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का केस ले, ये हुआ, ऐसे कह सकते हैं 3 कार्बन का लेस होगा 4 कार्बन का, दिस वन इज लेस देन 5 कार्बन।
दूसरा, अगर हम यहां पर 5 कार्बन का केस लें, ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। हो गया। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट directly proportional to intermolecular force of attraction in solid state। सबसे पहले कोई भी फोर्स हो, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या फिर number of carbon and also depend on packing efficiency। मॉलिक्यूल जितना पैक होगा उतने ही पास होंगे और उतना ज्यादा फोर्स उनके बीच लगेगा। सो इसको कह सकते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। और पैकिंग इफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? किस पर? सिमेट्री पर। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतनी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। तो सीधे सीधे कह सकते हैं, पहला पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन, ये इन जनरल है। इन जनरल नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। आफ्टर 3 कार्बन अल्कीन। 3 कार्बन से अगर हम कंसीडर करते हैं तो 1-2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी देख लेंगे। दूसरा, फॉर आइसोमेरिक अल्कीन, ऐसे केसेस में मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखें, 3 कार्बन का लेस होगा 4 कार्बन से, 4 कार्बन का लेस होगा 5 कार्बन से। दूसरा, अगर हम यहां पर पेंटेन का एग्जांपल कंसीडर करें तो पेंटेन में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए बताओ? जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। कौन सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है? 4, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2। 4 1 2 3 1 2 3 1 2।
अच्छा जरा इसका सोच के बताइए क्या होना चाहिए तीसरे एग्जाम्पल में। CH4 नंबर ऑफ कार्बन वाला रूल 3 कार्बन के बाद ही लगता है, उसके पहले सिमेट्री लगेगी। सोच के बताओ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए। कार्बन का अपना रोल होता है, कार्बन बढ़ने से तो बढ़ेगा ही, लेकिन सिमेट्री भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? देखिए ये तो सुपर सिमेट्रिकल है, लेकिन ये भी तो सिमेट्रिकल है, यही तो जिग-जैग आ रहा है। इसमें कार्बन ज्यादा और सिमेट्रिकल भी है, तो क्या होना चाहिए सबसे पहले? 2, फिर 1, फिर ये रियल डेटा है। मेथेन प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन तो 3 है, लेकिन जिग-जैग होने से सिमेट्री इसमें है ही नहीं। फिलहाल ये 1 2 3 में ये ऑर्डर है, उसके बाद तो कार्बन बढ़ाओगे तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर आइसोमेरिक है तो जो जितना सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, देखो अल्केन ये होते हैं नॉन पोलर, और नॉन पोलर में किस टाइप का बॉन्ड डिसोसिएशन होता है? होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस? क्या होगा यहाँ पर? होमोलाइसिस, और होमोलाइसिस का आउटकम होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है? फ्री रेडिकल। तो अल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो रेडिकल का ही है, फ्री रेडिकल है। अल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्री रेडिकल ही होता है। अगर यहाँ लिखा जाए तो रिएक्शन को अगर हम डिवाइड करें तो रिएक्शन ब्रॉडली 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, दूसरे को कहते हैं एडिशन, और तीसरे को कहते हैं एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन में 3 कैटेगरी आती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक, और इसी तरह से एडिशन में भी 3 कैटेगरी आएगी। कौन से? फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर एलिमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा अल्केन में। अल्केन का कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन का है, न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल का है। फ्री रेडिकल एडिशन ये भी आपको अल्कीन में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये आपको
अल्कीन में मिलेगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन में मिलेगा। देखिए हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये जो डिफरेंट हमने लिखा है, कोई है अल्केन के लिए, कोई है एल्कीन के लिए, कोई है एल्काइन के लिए, कोई एल्काइल हैलाइड का है। नोट कर लो इसे। क्या हो गया उसको भी चाहिए। नहीं पढ़ पाए तो गया सर का मोबाइल सर का अरे तुमको लड़की याद आ गई। बोलो अभी करना, बोलो अभी करना। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। जैसे अल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन। Characteristic reaction of alkene. ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। This one is free radical substitution. तो अल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे है तो आगे देखते हैं। तो हेडिंग लिखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन। यही अल्केन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 1.5 घंटे।
1 घंटे 1.5 घंटे जो भी लगे इसी एक रिएक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है अल्केन का, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है, इसीलिए देखिए देखो मीथेन रिएक्ट विद मीथेन न्यू CH4 react with CH4 react with Cl2, CH4 react with Cl2 in presence of light, in presence of light to give mixture of alkyl halide, to give mixture of alkyl halide by free radical substitution mechanism, रिएक्शन ये है CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, लाइट को कुछ इस तरह से दिखाएंगे H म्यू से फोटोन होता है, दैट वन गिव CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 plus HCl, इस तरह से मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलते हैं। अब ये कैसे बनता है इसकी मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज्म आपको अच्छे से आनी चाहिए। पीछे जो भी मैकेनिज्म बताया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, कहीं कहीं जो भी बताया है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। देखिए बहुत सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, वो सिलेबस में नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि हमें थोड़ा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि हम उसे इजीली लर्न कर सकें। यहाँ पर तो मैकेनिज्म पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे तो ये 3 स्टेप में होगा। कौन कौन सा? पहला स्टेप रिएक्शन स्टार्ट हुआ, दूसरा स्टेप रिएक्शन आगे बढ़ा, तीसरा स्टेप रिएक्शन खत्म हो गया। तो आप कहोगे ये कौन सी बात है, ये तो होना ही है। अगर ये होना है तो इसे याद रखो, स्टार्ट, आगे बढ़ा, खत्म। स्टार्ट को टेक्निकली बोलते हैं चेन इनिशिएशन, आगे बढ़ने को बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन, और खत्म होने को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप टेक्निकल स्टेप्स यहाँ लिखे जाएंगे। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। देखिए चेन तभी इनिशिएट होगा जब कुछ रिएक्टिव बनेगा, तभी इनिशिएट होगा जब कुछ रिएक्टिव बनेगा। H न्यू लाइट है, ये एनर्जी है, इसी की हेल्प से कोई बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो CH4 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो, या Cl2 में क्लोरीन क्लोरीन। किस बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, CH की या CCl की? CL बॉन्ड की एनर्जी CH4 के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अगर हम CH बॉन्ड की एनर्जी देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और इसका देखेंगे 48 ही होता है Cl2 का। Cl2 के बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू CH4 के CH बॉन्ड को। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, क्लोरीन का बॉन्ड लाइट की प्रेजेंस में, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो कैसे ब्रेक होगा, इसका होमोलाइसिस होगा। ठीक है, होमोलाइटिकली ब्रेक हुआ और बन जाएगा Cl रेडिकल। ये है चेन इनिशिएशन, यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ। Cl रेडिकल, ये दोनों अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, ये जिससे भी टकराएंगे उससे जुड़ जाएंगे। जो अनस्टेबल है, जब किसी से टकराता है तो उसको भी अनस्टेबल कर देता है।
क्यों? क्योंकि वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और जब उसके साथ कंबाइन होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ बॉन्ड टूटेगा। ये नेचुरल है। जैसे कोई मान लीजिए अनस्टेबल है, रोड पर जा रहा है, गाड़ी से अनस्टेबल है, तो जिससे टकराएगा उसको भी ले जाएगा, उसको भी अनस्टेबल करेगा। ठीक, कोई भी है, अगर वो अनस्टेबल जो है, इसका मीनिंग उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिससे भी टकराया उसको भी अनस्टेबल करेगा। तो यही हाल सीएल का है, जिससे भी टकराएगा उसकी परेशानी बढ़ेगी। अब आपको ये सोचना है कि सीएल किससे टकरा सकता है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। मीडियम में दो ही है, एक तो Cl2 है, दूसरा CH4। Cl2 से टकराएगा तो ये जो Cl है, Cl2 का एक क्लोरीन अपने साथ कंबाइन कर लेगा, फिर Cl रेडिकल बन जाएगा, जो था जैसे वही रह गया। Cl2 Cl थे, अब टकराने के बाद भी Cl2 Cl, इसलिए इस रिएक्शन को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा CH4 के साथ। देखते हैं, तो पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होगा चेन प्रोपेगेशन। बातें मत करो, ध्यान से सुनो। दूसरा स्टेप है चेन प्रोपेगेशन। पहला है चेन इनिशिएशन, दूसरा है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, Cl रेडिकल किसके साथ कोलाइड करेगा, CH4 के साथ। तो CH4 में आपको पहले बताया गया था, रेडिकल की प्रेजेंस में कैसा बॉन्ड, डिसोसिएशन, होमोलाइसिस। इसका तो होमोलाइसिस करा दो, ये इसके साथ जुड़ेगा, Cl बन जाएगा, CH3 के इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। देखिए Cl इससे टकराया, खुद तो स्टेबल हो गया और CH3 को अनस्टेबल कर दिया। मीन्स अगर कोई अनस्टेबल टकराता है तो जिससे टकराएगा उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब ये अनस्टेबल हो गया, अब ये जिससे टकराएगा उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब किससे टकरा सकता है, CH4। दो ही ऑप्शन है, देखिए, एक तो Cl रेडिकल से, तो वो लास्ट में लिखेंगे, उससे बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। दो अनस्टेबल कंबाइन हो गए, स्टेबल हो गए, चेन तो खत्म हो गई। जब तक अनस्टेबल बढ़ता रहेगा, बनता रहेगा, तब तक चेन आगे बढ़ती रहेगी। प्रोपेगेशन में एक रिएक्शन होने के लिए लेफ्ट में एक अनस्टेबल चाहिए और चेन को आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट में एक अनस्टेबल चाहिए। जैसे यहाँ पर एक अनस्टेबल है, मीन्स अभी चेन खत्म नहीं हुई है और आगे भी जाएगी। CH3 किसी ना किसी से टकराएगा, उसकी परेशानी बढ़ाएगा। तो CH3 के पास क्या क्या ऑप्शन है, किससे कोलाइड कर सकता है। CH3 के पास दो ऑप्शन है, खुद CH4 से टकरा जाए, CH4 से टकराएगा तो उसका एक हाइड्रोजन लेगा, खुद बन जाएगा CH4, उसको बना देगा CH3, कोई फायदा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, Cl2, Cl2 के साथ टकराएगा तो क्या होगा, Cl2 के साथ टकराएगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये बन गया CH3Cl और Cl रेडिकल जनरेट हो गया, ये तो ठीक है। ये बनेगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, फिर से एक अनस्टेबल बन गया, कौन, Cl रेडिकल। किससे टकराएगा, Cl2 से टकराने वाला नहीं, CH4 से टकराएगा तो फिर वही बन जाएगा, वो तो लिख चुके हैं। क्या नया ऑप्शन है, CH3Cl, ये अनस्टेबल है ना, तो इसके साथ कंबाइन होगा, क्या बन जाएगा। तीसरे ऑप्शन पर ये Cl रेडिकल, ध्यान रखना रिप्लेसमेंट हमेशा हाइड्रोजन का करेंगे, हाइड्रोजन को एक एक करके हटाना है। ये इसके साथ जुड़ा और ये यहाँ गया, क्या बनेगा HCl प्लस CH2Cl। इसके पास क्या ऑप्शन है, किससे टकराए, Cl2 से। वैसे भी सबसे ज्यादा मीडियम जो भी CH2 रेडिकल बना, दूसरा सभी रेडिकल Cl2 से कोलाइड करेगा। अब नेक्स्ट में लिखो, इसके साथ ये जो CH2Cl है ये कंबाइंड होगा
ये जाएगा और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो बन जाएगा Cl रेडिकल एंड CH2Cl2। अब ये Cl रेडिकल किसके साथ, ये ऑप्शन दो तो जो पीछे तो लिख चुके हैं, यही एक नया ऑप्शन है, इसी के साथ कंबाइन होगा। समझ में आ रहा है? 2 बार 3 बार लिखना थोड़ा, तो सीक्वेंस भी एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में ये रिएक्शन आगे बढ़ता जा रहा है। ClH CHCl2 ये इसके साथ कंबाइन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर Cl बना और CHCl2। CHCl2 के लिए क्या ऑप्शन है, फिर से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा और ये किधर गया, तो बन गया Cl रेडिकल एंड CHCl3। इस तरह से सीक्वेंस को आगे बढ़ाते चलो। अब ये जो Cl रेडिकल है इसी के साथ कंबाइन हो जाएगा HCCl3, इधर गया, बन जाएगा HCl एंड CCl3 रेडिकल, और ये CCl3 रेडिकल Cl2 के साथ तो बन जाएगा CCl4 प्लस Cl रेडिकल। इस तरह से चेन आगे बढ़ती रहेगी और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि सभी हाइड्रोजन कंज्यूम नहीं हो जाते। एक पैटर्न है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटा देना है। तो एक Cl बना, CH3Cl बना, फिर CH2Cl2 बना, फिर CHCl3 बना और फोर्थ CCl4 बन गया। अभी तो एक स्टेप बचा हुआ है, चेन टर्मिनेशन। अभी तो चेन को आगे बढ़ा रहे थे। हो गया। नेक्स्ट है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, दो रिएक्टिव पार्ट कंबाइन होके, तो पहला स्टेप हो सकता है ये Cl से कंबाइन होके Cl2 बना ले, दूसरा हो सकता है Cl कंबाइन होके CH3 के साथ CH3Cl बना ले, तीसरा हो सकता है ये CH3 कंबाइन होके CH3 बना ले, ये हो सकता है। अब जरा सोचो क्या रियली हो सकता है। मीडियम में सबसे ज्यादा कौन सा रेडिकल है, चारों तरफ Cl रेडिकल है,
तो Cl रेडिकल से कोलाइड कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये तो मोस्ट प्रोबेबल है, ये मोस्ट प्रोबेबल है, मींस मैक्सिमम चांस है ये आपका टर्मिनेशन होगा। Cl रेडिकल CH3 से भी टकरा सकता है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, लीस्ट होगी, लेस प्रोबेबल है। क्यों? क्योंकि CH3 का कंसंट्रेशन लो है, इसका कंसंट्रेशन लो है, लेकिन CH3 से टकराए इसका चांस तो बहुत ही कम है, और ये हो जाएगा फिर नेग्लिजिबल। तो ऐसा नहीं कोई भी किसी से टकरा जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन होगा वही तो टकराएगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वही कंबाइन होगा। कंसंट्रेशन अगर किसी का कम है तो उसके कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि वो कोलाइड ही नहीं करेगा। जब तक कोलाइड नहीं करेगा तब तक उसके हाँ अगर वो टकरा गया तो बॉन्ड बन जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया है? अरे घर पे जाके तो आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कॉपी रेगुलर चेक करने को मिलेगा। कम से कम वो ये एश्योरेंस देता है चलो एक बार पढ़ के तो आ रहे। जैसे ही कम चेक होता है वैसे कुछ लोग छोड़ना शुरू कर देते। अच्छा कितने सही से बताने, कितने बच्चे भी रेगुलरली लिखते हैं प्रैक्टिस कॉपी? भाई सही लिख रहे हो। देखिए अगर आप लिखते रहोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट धीरे धीरे। ऑर्गेनिक में कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है, सब छोटा छोटा लेकिन बहुत सारा है। अब जैसे एल्केन में कितने सारे रिएक्शंस पढ़े, और अगर 4 घंटे की कभी क्लास होती है तो उसमें और परेशानी बढ़ जाती है। इतने रिएक्शंस पढ़ लेते समझ नहीं आता क्या पढ़ा क्या भूल गया। और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, अब टाइम दिया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सिलेबस पीछे हो जाता है। तो ये आप स्टेप्स देखेंगे। अच्छा आपके एग्जाम में इस पर मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक ही क्वेश्चन है, प्रोपेगेशन पर पूछा जाता है। क्या 4 स्टेप दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा मीथेन का प्रोपेगेशन स्टेप है, या 4 स्टेप लिखा जाएगा फिर पूछा जाएगा इसमें कौन सा मीथेन का प्रोपेगेशन स्टेप नहीं है। ऑप्शंस में दिया रहेगा, ऑप्शंस में ये स्टेप्स लिखे होंगे, आपको जस्ट पहचानना होगा कि ये प्रोपेगेशन स्टेप है या नहीं। अगर आप पहचान पा रहे हैं फिर तो हो जाएगा। चलो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए राइट द मेजर प्रोडक्ट। Write the major product. CH4 ये एक्सेस में है, Cl2 in presence of H-. दूसरा CH4 Cl2 एक्सेस में है। अब क्या बोले? बातें नहीं। अब देखो CH4 एक्सेस में है, इससे Cl रेडिकल बनेगा, और Cl रेडिकल बार बार किससे टकराएगा? जैसे मान लो CH4 से CH3 Cl बना तो बहुत कम होगा, मैंगो CH4 है, बार बार किससे टकराएगा? CH4।
इसका कंसंट्रेशन कम है, टकरा टकरा के खत्म हो जाएगा और बन क्या जाएगा, यहाँ पर मेनली बनेगा CH3Cl। इसमें क्या है, Cl2 बहुत ज्यादा है तो पहले CH4 से टकराएगा तो टकरा टकरा के CH3Cl बन जाएगा, फिर ये तो बहुत ज्यादा है तो सब CH3Cl से टकराना शुरू होगा तो CH2Cl2 बन जाएगा, जब उसमें सब चला जाएगा फिर उससे टकराना शुरू होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, CCl4, क्योंकि Cl2 ज्यादा है अल्टीमेटली सबको CCl4 में भेज देगा, सबको CCl4 में भेज देगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? फिर से सुनो, Cl2 बहुत ज्यादा है तो CH4 पहले मीडियम में CH4 होगा, मान लीजिए 100 CH4 है और 10,000 Cl2 तो टकराया Cl2 CH4 के साथ, एक CH3Cl बना 99 वो है, अभी CH4 ज्यादा है तो फिर CH3Cl बन जाएगा, अभी भी ज्यादा है, इस तरह से कभी 50 का रेशियो आ जाएगा या और भी धीरे धीरे CH3Cl बढ़ता चला जाएगा। अब मीडियम में तो CH3Cl ही रहेगा, जो 100 थे 100 CH3Cl बन गए या चलो 50 बन गए तो 50 में क्या है, कुछ CH4 से टकराएगा कुछ CH3Cl से टकराएगा, तो CH3Cl से कोलाइड किया तो CH2Cl2 बन जाएगा। अब जो CH4 है Cl2 बहुत ज्यादा है तो इस तरह से धीरे धीरे CH4 का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, CH3Cl का बढ़ेगा, अब फिर CH3Cl जब इसमें जाने लगेगा इसका कंसंट्रेशन कम होकर CH2Cl2 बनने लगेगा और अल्टीमेटली सब कहां चला जाएगा, CCl4 में। अभी हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं रिएक्टिविटी पर। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड हैलोजन। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम स्टेबल होता है या जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है, क्या ये सही है? जो जितना स्टेबल होगा उतना ही कम। अब ध्यान से दो बातें हैं, जैसे रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कितने बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं? होना चाहिए। अब दूसरा, रिएक्शन के बाद ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी? दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्ट करके ज्यादा स्टेबल बना रहा है, दूसरा कम बना रहा है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जो ज्यादा स्टेबल बना रहा है। तो दो पॉइंट है, बनने वाला अगर स्टेबल है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है और जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है अगर वही स्टेबल है तो रिएक्टिविटी, इसीलिए बनने वाला क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल बनेगा उतनी तेजी से बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है, जितना स्टेबल बनता है रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और अगर हमें रिएक्टेंट साइड से देखना है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। यहां पर अगर हम अल्केन की बात करें, अल्केन, इस केस में पहले तो हम अल्केन के लिए देख लेते हैं, तो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, बोलो? अरे कार्बन फ्री रेडिकल नहीं है, इतना रेडिकल बनाया अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? चारों तरफ रेडिकल रेडिकल दिख रहे हैं। इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल है। अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री रेडिकल, फिर होता है 2 डिग्री रेडिकल, फिर होता है 1 डिग्री रेडिकल। यहां पर बनेगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री।
अब देखो, अगर हमें एल्केन की रिएक्टिविटी देखनी है तो जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब एल्केन में तो एक ही एल्केन में तो तीनों तरह के हाइड्रोजन हो सकते हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाओगे 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाओगे तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाओगे तो रियल सेंस में एल्केन की रिएक्टिविटी का यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन से क्या बनता है, रिमूवल ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन बनता है 3 डिग्री रेडिकल। 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया तो 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन मिलेगी। क्या मिलेगी, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर, क्यों 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा 3 डिग्री रेडिकल और इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा 1 डिग्री रेडिकल। तो अल्केन में देखा जाए तो अल्केन मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी का मीनिंग नहीं है। अल्केन मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है उनके रिएक्टिविटी का मीनिंग है। अल्केन मॉलिक्यूल की खुद की रिएक्टिविटी का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसी में 3 डिग्री भी बन रहा है, उसी में 2 डिग्री भी बन रहा है, उसी में 1 डिग्री। इसलिए हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, नहीं आया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। बात तो ये है कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में अगर लिखे या रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन लिखे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन को हटाने के बाद अल्टीमेटली रिएक्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट पर। अगर हम यहाँ देखें रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री का सबसे कम होगा, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा, अगर हम हैलोजन पर आए तो हैलोजन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली हैलोजन से रिएक्ट करके जो जितना स्टेबल बनेगा। तो कौन सा हैलोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ CH बॉन्ड, जिसका बॉन्ड जितना स्टेबल बना उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ CH बॉन्ड देखें तो सबसे ज्यादा होता है CF, फिर होता है CCl, फिर होता है CBr, फिर होता है CI। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ CX बॉन्ड। नेक्स्ट, तो फिर यहां से रिएक्टिविटी ऑफ X2 आएगा, सबसे ज्यादा हुआ F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। तो हाइड्रोजन में है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, या सीधी सी बात है जिस हाइड्रोजन को हटाए, जिस हाइड्रोजन के हटने से जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा उतना ज्यादा वो हाइड्रोजन रिएक्टिव होगा। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो ऑर्डर बनेगा F2 Cl2 Br2 I2।
हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन में देखें तो रिएक्शन में तो दो मॉलिक्यूल आ गए, एक अल्केन जिसमें हम डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं, और दूसरा आ गया हैलोजन। तो हैलोजन की रिएक्टिविटी का पैटर्न अलग है। इन दोनों को एक जगह कंपाइल करना, एक ही पोजीशन पर ले आना। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, concept of reactivity and selectivity. Concept of reactivity and selectivity. जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सेलेक्टिव होता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो ज्यादा सेलेक्टिव होता है। लिखिए, इन जनरल more reactive, in general more reactive species are, in general more reactive species are less selective and less reactive species are more selective. Less reactive species are more selective. देखो ये नेचुरल रूल है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके इस पार्ट को आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं और उनको बताया नहीं जाता है कि इवनिंग में क्या होना है। एक को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता और दूसरे को ठूस ठूस के खिलाया जाता है। खूब खाया, और जब इवनिंग में पता चलता है बहुत ही स्पेशल पार्टी, वहां तो कॉन्टिनेंटल खाने को मिलेगा, जो चाहिए वो खाने को मिलेगा। अब क्या होगा? जो सुबह से कुछ नहीं खाया है उसकी कंडीशन वो हाईली रिएक्टिव है, और जो ठूस ठूस के खाया है उसके पास तो जगह बची नहीं है, हाईली नॉन रिएक्टिव है या पैसिव मोड में है। अब वो क्या करेगा? क्या बस ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? जाएगा, देखेगा और केवल 1 घंटे तक सेलेक्ट करेगा कि क्या खा सकते हैं। और दूसरा वो सेलेक्ट नहीं करेगा, बस जैसे ही पहुंचेगा उसको तो सब अच्छा लगेगा, जो दिखे सब अच्छा है, और दूसरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो दैट इज द रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो हमेशा लेस सेलेक्टिव होगा। यहाँ पर एक डेटा लिख लेते हैं, 1 मिनट का है। एक छोटा सा पॉइंट है, अगर हम रिएक्टिविटी लिखते हैं तो Cl2 का रिएक्टिविटी 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 और 3, ऑब्वियसली 3 से ज्यादा होता है। इसका जो ऑर्डर आता है 1:3.8:5 आता है। और यही अगर हम ब्रोमीन के लिए लिखते हैं
तो 1 डिग्री हाइड्रोजन टू 2 डिग्री हाइड्रोजन टू 3 डिग्री, ये आता है 1:82:1600। क्यों 2 का ही डेटा चाहिए, 2 की एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखो क्लोरीन में क्लोरीन की सिलेक्टिविटी कम है, ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी ज्यादा है, और आयोडीन की रिएक्टिविटी, अगर हम यहाँ पर सिलेक्टिविटी देखें या रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो क्लोरीन के लिए 1 to 3 डिग्री में बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, लेकिन ब्रोमीन के लिए 1 to 3 डिग्री में गैप ज्यादा होगा, आयोडीन के लिए और भी ज्यादा होगा, क्लोरीन के लिए और भी कम होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन को अगर आप कंपेयर करते हैं, क्लोरीन में 1 और 3 के बीच 1:5 का, 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा वो 5 टाइम्स होगा, और ब्रोमीन के लिए 1 और 3 डिग्री में जो ऑर्डर बनेगा 1600 टाइम्स का गैप होगा। मीन्स ब्रोमीन को अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन एक मिल जाता है तो 1600 1 डिग्री हाइड्रोजन को छोड़ सकता है, और आयोडीन में ये रेशियो 1:5 का है। तो यही से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आगे भी क्या करेगा? मैं जिस तरह चाहती हूँ इसका मैं अगली वापस चली गई। कल तो फिर से लगता है ज़्यादा पानी पी लेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉल लगा देंगे नंबर वहाँ पे। कॉल लगा